तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसा गेमिंग पीसी बनाना चाहते हो जो कि एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, मल्टीटास्किंग और कभी-कभी गेमिंग के लिए परफेक्ट हो और आपका भी बजट 50,000 के अराउंड है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो चलिए बिना कोई देरी किए बिल्ड की शुरुआत करते हैं। तो इस बिल्ड में जैसे-जैसे हमारे कंपोनेंट्स हम इंस्टॉल करेंगे, वैसे-वैसे उनके बारे में बातें करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने अनबॉक्स किया है केस, जो है MSI का मैगफोर्ज 120A और इसका प्राइस है सिर्फ 3600 रुपीज़ और ये 3600 रुपीज़ में आपको एक एकदम सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड इसमें 6 प्री इंस्टॉल्ड ऑटो RGB फैंस मिलते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि ये जो फैंस है वो है ऑटो RGB, नॉट ARGB। मतलब कि इसका जो लाइट शो है आप सॉफ्टवेयर से नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन केस के ऊपर एक बटन दिया गया है जिससे आप खाली लाइट्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में ये केस हमें एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी प्लस 6 प्री इंस्टॉल्ड फैन देता है, जो कि दूसरा कोई ब्रांड नहीं देता, और प्लस से एक MSI जैसे रेपुटेड ब्रांड की तरफ से आता है। तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट इज मदरबोर्ड। तो अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड में मैंने चुना है ASRock का A620M HDV M2+, जो कि DDR5 रैम को सपोर्ट करता है। 7600 के प्राइस में ये मदरबोर्ड वैल्यू फॉर मनी है। तो इस मदरबोर्ड में हमें मिल जाते हैं 2 DDR5 रैम स्लॉट्स और 2 हमें मिलते हैं PCIe Gen 4 के M.2 स्लॉट्स और एक M की वाईफाई स्लॉट, मतलब परफॉर्मेंस के साथ फ्यूचर प्रूफ में भी सॉर्टेड है। तो नेक्स्ट इज CPU सिलेक्शन। अब बात करते हैं CPU की, जो कि इस बिल्ड का दिल है। मैंने AMD Ryzen 7 8700F, जो कि AMD के लेटेस्ट Zen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है। 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 8 कोर 16 थ्रेड्स, 4.1 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक और 5 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट क्लॉक के साथ आता है। इसका TDP सिर्फ 65 वॉट्स है और ये ओवर क्लॉक भी हो सकता है। प्राइस इज 19,000। तो इस प्राइस रेंज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने कुछ 8 प्रोसेसर चूज किया है जो अराउंड यही प्राइस रेंज के फॉल करते हैं। तो इसमें है 8700F, 5700X 3D, 7800X, 7600X, 8600G, 12600K, 12400K, 13400K। ये सारे कुछ ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो कि सेम प्राइस रेंज में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका कंपैरिजन किया Cinebench R23 में, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नो डाउट Ryzen 7 8700F जो है वो सबसे आगे है। देन मैंने Geekbench का भी टेस्ट किया, जो कि सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में अगेन। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जो 8700F है वो सारे प्रोसेसर से आगे है, और इस पर से मैं इस कंक्लूजन पे आया कि Ryzen 7 8700F परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से नो डाउट बेहतरीन चॉइस है। तो नेक्स्ट इज CPU कूलर। CPU कूलर सेक्शन में हम AMD का जो स्टॉक कूलर आता है जो कि काम चलाऊ है उसी के साथ हम गए हैं। अगर आप थोड़ा ठंडापन चाहते हो तो एक AIO कूलर इंस्टॉल कर सकते हो। कूलर इंस्टॉल करने से पहले मदरबोर्ड के ब्रैकेट्स को हमें रिमूव करना जरूरी है, तो ध्यान से एक एक स्क्रू को निकाल के CPU का ठंडा दोस्त फिट करना है। नेक्स्ट इज रैम सिलेक्शन। रैम के लिए हमने चुना है एडाटा का XPG लेंस DDR5 32GB, जो कि 5600 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड के स्पीड में आता है और जिसका प्राइस है 7000 रुपीज। DDR5 रैम का एक खास फीचर यह है कि इसमें ड्यूअल चैनल मेमोरी का फंक्शन सिंगल स्टिक के अंदर ही बिल्ट होता है, मतलब कि सिंगल स्टिक में भी सुपर फास्ट परफॉर्मेंस। फ्यूचर प्रूफिंग के लिए हमने एक रैम स्लॉट खाली रखा है। 32GB रैम इज मोर देन इनफ, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में हमें अपग्रेड करना होगा तो हमारे पास एक स्लॉट खाली रहेगा। तो अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो इसमें मैंने चुनी है क्रूशल की P3+ M.2 NVMe SSD, जो कि PCIe Gen 4 के साथ आती है। इसकी मैक्स स्पीड है 4700 MB पर सेकेंड और प्राइस है 3000 रुपीज। मैंने 500GB लिया है जो मेरे लिए काफी है, लेकिन अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए हो तो हायर कैपेसिटी ले सकते हो। बस एक बात याद रखना, अगर आपका मदरबोर्ड Gen 4 सपोर्ट करता है तो Gen 3 SSD लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। ग्राफिक्स कार्ड किसी भी पीसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस बिल्ड में मैं गया हूँ एक यूज्ड 1660 Ti के साथ, जो कि ड्यूअल फैन मॉडल है। 1080p पर हाई सेटिंग पर इजीली गेमिंग करवा सकता है। यूज्ड मार्केट में इस GPU की प्राइस है 9 से लेके 11,000 के बीच में। और अगर आप सोच रहे हो कि पुराना GPU क्यों, तो सीधी बात है भाई, मैं इस पीसी को मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिव कामों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने एक फैंसी या ज्यादा महंगा GPU खरीदने की जगह एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया है। मेरे लिए मल्टीटास्किंग की स्मूथनेस ज्यादा मायने रखती है, न कि गेम अल्ट्रा सेटिंग पर खेलना। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ गेमिंग है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा, क्या कर रहे हैं यार तू? और अगर आपके जिंदगी का अल्टीमेट गोल गेमिंग ही है तो आप CPU में सेव करके वही मनी GPU में डाल सकते हो, क्योंकि गेम्स में GPU का ज्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू CPU। मेरी सलाह यह है
कि आप आपके यूज केस के हिसाब से कंपोनेंट चूज करो। मेरे लिए GTX 1660 Ti बेस्ट ऑप्शन है। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो जबरदस्त है और मल्टीटास्किंग में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। अब चलते हैं इस बिल्ड के अनसंग हीरो पावर सप्लाई की तरफ। मैंने इस बिल्ड में गीगाबाइट की तरफ से आने वाला P850 GM मॉड्यूलर पावर सप्लाई का यूज किया है, जो कि 80+ गोल्ड की इफिशिएंसी के साथ आता है। अब सच बताऊं तो ये जो पावर सप्लाई है इस बिल्ड के लिए कंप्लीट ओवरकिल है, लेकिन पुराने चीजों को भी यूज करना चाहिए। पावर सप्लाई है वो मेरे पुराने बिल्ड से उठाया है। अब अगर आप इस बिल्ड को रेप्लिकेट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक 450 या फिर 550 वॉट के पावर सप्लाई आपके लिए काफी रहेगा। लेकिन वो जो पावर सप्लाई एक रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से होना चाहिए, जैसे कि गीगाबाइट, MSI या फिर कूलर मास्टर। और हाँ, ध्यान रखें किसी भी सस्ते पावर सप्लाई की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि पावर सप्लाई एक ऐसा पार्ट है जो आपके सारे कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है। अगर ये गड़बड़ करेगा तो आपका पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। एक अच्छी क्वालिटी का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई आपको 3000 से लेके 3500 के बीच में आराम से आ जाएगा। और भाई PSU पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर आपने PSU पे कॉम्प्रोमाइज किया तो एंड एट लास्ट हमने थोड़ा लेजी वाला केबल मैनेजमेंट वगैरह करके, लीड वगैरह क्लोज करके, और फाइनली अपना 50,000 का एक बजट PC बिल्ड तैयार है। तो चलिए आ जाते हैं इस PC के परफॉर्मेंस की तरफ। तो PC इज मेनली बिल्ड फॉर मल्टीटास्किंग एंड प्रोडक्टिविटी टास्क। सो इन चीज़ों में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। मैंने इस PC पर एक साथ 100 क्रोम टैब्स, 20 क्रोम विंडोज, मल्टीपल हेवी सॉफ्टवेयर जैसे कि ब्लेंडर, डाविंची रिजॉल्व, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट, देन फ्यूजन 360 ऐसे मल्टीपल हेवी सॉफ्टवेयर्स मैंने ओपन किए एंड मल्टीटास्किंग के दौरान सिस्टम बिल्कुल स्मूथ चल रहा था बिना किसी नोटिसेबल लैग के। इतने सारे सॉफ्टवेयर एक साथ तो कोई ओपन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने खाली टेस्टिंग के लिए इन सबको एक साथ ओपन किया। अगर आपका भी वर्क फ्लो हेवी है तो ये बिल्ड आपके लिए आइडल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं गेमिंग की। तो सबसे पहले हमने इसमें प्ले किया है GTA 5। क्लासिक गेम अभी भी डिमांडिंग है, लेकिन इस बिल्ड ने इसको हाई सेटिंग पर स्मूथली हैंडल किया है और इसके रिजल्ट्स ये रहे। फोर्जा होराइजन 5 ये एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है। हमने ये गेम भी लो, मीडियम और हाई सेटिंग्स पर इस PC पर चलाया और गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ गया और ये रहे रिजल्ट स्क्रीन पर। बाद में हमने इसमें प्ले किया है PUBG PC, जिसको कौन नहीं जानता, एक बैटल रॉयल गेम है। और ये गेम भी हमने लो, मीडियम और हाई सेटिंग्स पर प्ले किया और बिल्कुल ही स्मूथ इसका एक्सपीरियंस हमें मिला है और ये रहे इसके रिजल्ट स्क्रीन पर। CS2 इस गेम के बारे में भी सब लोग जानते हैं, कॉम्पिटिटिव हाई डिमांडिंग गेम है। ये गेम भी हमने बिल्कुल हाई सेटिंग्स पर प्ले किया और ये रहे आपके सामने रिजल्ट्स। और इसके बाद में हमने जो गेम प्ले किया है वो है वैलोरेंट। ये गेम भी हमने बिल्कुल हाई सेटिंग्स पर प्ले किया और ये रहे रिजल्ट्स आपके सामने। कुल मिलाकर ये बिल्ड मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों के लिए एकदम दमदार है। बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये आपको लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट भी देगा। तो दोस्तों ये था मेरा 50,000 बजट PC बिल्ड। और अगर आप भी ऐसा बिल्ड बनाना चाहते हो या फिर Amazon से कुछ परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक्स का जरूर यूज करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रोडक्टिव, स्टे क्रिएटिव।